नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज मैं एमए फाइनल हिस्ट्री के अंतर्गत भारत का सांस्कृतिक इतिहास प्रारंभ से 1950 के प्रश्न पत्र में यूनिट 5 का एक चैप्टर पर अपने विचार और चर्चा करने आए हैं, जिसे हम अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की स्थिति बन रही थी और उसमें दोनों ही धर्मों से नेतृत्वकर्ता सामने आ रहे थे, जो समाज की बुराइयों को दूर करके उसका विकास करना चाह रहे थे। तो भारतीय मुसलमानों में नवजागरण का संचार करने में अलीगढ़ आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू समाज में राजा राम मोहन राय की, उनके ब्रह्म समाज की, या स्वामी दयानंद सरस्वती की और उनके आर्य समाज की थी, उसी तरह से मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन था, जो कुरीतियाँ थीं और जो दूसरी बुराइयां थीं, उनको दूर करने में अलीगढ़ आंदोलन ने बहुत ही सक्षम भूमिका निभाई थी। और इस आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वो सर सैयद अहमद खां थे, जो ब्रिटिश विचारधारा से प्रभावित थे और 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद ने पिछड़े हुए मुसलमानी समाज की ओर ध्यान दिया था और उसे ठीक करने का, आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उनका विचार था कि अंग्रेजों और मुसलमानों के आपसी गठबंधन से ही मुस्लिम साम्राज्य की उन्नति संभव है और उन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय मुसलमानों को निर्दोष साबित करने के लिए अनेक पुस्तकें और अनेक आलेख भी लिखे थे, क्योंकि उस समय तक ये एक ब्रिटिश धारणा बन गई थी कि 1857 के रिवोल्ट में मुसलमानों का बड़ा हाथ था और उन्होंने हिंदुओं के साथ षड्यंत्रपूर्वक ब्रिटिश सत्ता को दूर करने का भारत से प्रयास किया था। तो इस तरह से इस धारणा को ब्रिटिश शासकों के मन से हटाने के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कई आलेखों के माध्यम से। उन्होंने द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन करके अपने विचार व्यक्त किए थे। साथ ही साथ उन्होंने ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबिल का भी फारसी में अनुवाद किया था, ताकि दोनों धर्मावलंबियों के, यानी ईसाई और मुसलमानों के बीच में उनके पारस्परिक भ्रमों का निवारण हो सके, अंत हो सके। पायोनियर नामक समाचार पत्र में भी उन्होंने अपने इस तरह के आलेख प्रकाशित किए थे और दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच, यानी मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच सद्भावना को विकसित करने का प्रयास किया था। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खां राष्ट्रवादी थे और 1860 में उन्होंने भारतीय क्रांति के कारण, कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट में बताया था कि ब्रिटिश सरकार के लिए आवश्यक है कि विधान परिषदों में भारतीयों को स्थान दे, और 1866 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पर भी जोर दिया था। वे अलीगढ़ सभा के अध्यक्ष थे और ये सभा आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड दोनों में किए जाने के लिए की गई थी। इसी तरीके से 1884 को उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा था कि हमें एक होने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें से तात्पर्य हिंदू और मुसलमान दोनों से था, क्योंकि यदि हम एक होंगे तो दोनों को सहयोग दे सकेंगे, लेकिन अगर एक नहीं हो पाए, इसी तरीके से भ्रांतियां बनी रहीं, तो दोनों जातियों का निश्चित रूप से पतन ही होगा। सर सैयद अहमद खां जो थे वो समाज और धर्म सुधारक दोनों ही थे। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, दास प्रथा के विरोधी थे
और पश्चिमी शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि के समर्थक थे। 1857 में वो इंग्लैंड गए और वहाँ से लौटकर उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हुआ। और यहाँ पर आधुनिक विचारधारा के अनुसार मुसलमानों की शिक्षा की कोशिशें की गई और बाद में ये जो अलीगढ़ आंदोलन चला था उसका केंद्र बन गया था। एक तरह से उस समय जो वहाँ के प्राचार्य थे मिस्टर बेक, उन्होंने सर सैयद के जो राष्ट्रवादी विचार थे उनको काफ़ी हद तक प्रभावित किया था और उसे एक संकीर्णता के रास्ते पर मोड़ दिया था और एक तरह से उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में प्रारंभ हो रहा था उससे अलग मोड़ दिया था। और यही कारण था कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर आगे आने वाली गतिविधियों में सर सैयद अहमद खान ने उनका यानी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उससे विमुख रहे। और केवल उन्होंने साथ नहीं दिया या समर्थन नहीं किया ऐसी बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसके विरुद्ध एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर देशभक्त संघ पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1886 में उन्होंने मुस्लिम शिक्षण सम्मेलन मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकना था। शिक्षित मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकना था। 1893 में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी और जिसके मंत्री जो थे वो मिस्टर बेग थे। वास्तव में इस संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य जो था वो एंग्लो मुस्लिम संगठन तैयार करना, मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखना और कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्तुत की जाने वाली मांगें थीं उसका विरोध करना था। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स गजट में सर सैयद ने कहा था कि देश अभी एक लोकप्रिय शासन के लिए तैयार नहीं है और इस स्थिति में कांग्रेस के द्वारा जो औपनिवेशिक स्वराज की मांग की जा रही है वो राजद्रोह के जैसा है। इस प्रकार सर सैयद अहमद और बेग दोनों के सम्मिलित प्रयासों से मुस्लिम समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदुओं का राष्ट्रीय आंदोलन बताना प्रारंभ कर दिया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद यानी जब उसका दमन कर दिया गया, उसे कुचल दिया गया, तब भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को बड़ी असहाय स्थिति में पाया। जैसा मैंने बताया कि उस समय अंग्रेज़ों की ये एक धारणा विकसित हो गई थी कि 1857 के रिवोल्ट में मुसलमानों का बड़ा हाथ था और हिंदुओं को साथ लेकर वो वस्तुतः ब्रिटिश शक्ति को भारत से पदच्युत करना चाहते थे और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इस परिस्थिति में सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को संभालने का काम किया। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त वो बिजनौर में कंपनी की सेवा में थे और सरकार के लिए बहुत सहयोग किया था, तो वो एक तरह से ब्रिटिश फेवर उनको मिल रहा था और इसी ब्रिटिश फेवर को वो मुसलमानों के हित संवर्धन के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला तो ये था कि अंग्रेज़ों की नज़र में मुस्लिम समाज लोकप्रिय हो जाए, लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाए, और दूसरा पिछड़े हुए मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार किया जाए। अपने पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो भविष्य है वो ब्रिटिश शक्ति के संरक्षण में है, उसके प्रति भक्ति की भावना प्रदर्शित करने में है। दूसरा
ऐसी स्थिति में उन्हें हमेशा ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों से भी कहा कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो उनके विरोधी नहीं हैं, और इस्लाम अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी तरह से जिहाद करने की बात नहीं कहता है। और 1857 के क्रांति में मुस्लिम्स ने भाग लेकर जो भूल की है वो महत्वहीन है। इसलिए अंग्रेज़ों को चाहिए कि वे इस अपराध के लिए मुसलमानों को क्षमा कर दें और उनके हृदय को जीत लें। अंग्रेज़ तो भारत में बेसिकली फूट डालो और शासन करो की नीति के ही समर्थक थे, और सर सैयद अहमद खां जो इस विचारधारा को यानी जो मुसलमानों को ब्रिटिश शक्ति के प्रति भक्ति भाव प्रकट करने की बात, या ब्रिटिश शक्ति को मुसलमानों के प्रति उदारता और उन पर विश्वास करने की बात कर रहे थे, इससे उनकी इस नीति को, अंग्रेज़ों की इस नीति को बल मिला था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों और भारतीयों तथा हिंदुओं और मुसलमानों में जो पारस्परिक कटुता और अविश्वास बढ़ गया था, उसका फ़ायदा भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी अच्छे से उठाया था। और उसी समय अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मतभेद और पारस्परिक फूट और घृणा फैलाने का काम किया, वो भी उसने भी आग में चिंगारी घी का काम किया था। और क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था, और अंग्रेज़ों ने उनकी इस एकता की नीति को फूट डालो और शासन करो की नीति से समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। कभी कभी वे दोनों जातियों को एक दूसरे से लड़ा भिड़ा कर लाभ उठाते, और कभी हिंदुओं को मुस्लिम्स के विरुद्ध और कभी मुस्लिम को हिंदुओं के विरुद्ध उकसाने वाली कार्रवाइयाँ करते। इससे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लगातार दूर हटते चले गए थे। अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के संपर्क में आने पर हिंदुओं में एक राजनीतिक जागरूकता का प्रारंभ हो चुका था, और वे ब्रिटिश विरोधी हो चुके थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद का पक्ष लेना शुरू किया। मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा किया जाने लगा, और ब्रिटिश सरकार का रुख बदल गया। 1871 में हंटर ने कहा था कि भारत में मुसलमान ब्रिटिश सत्ता के पुराने शत्रु रहे हैं, लेकिन अब उसकी ये उक्ति सत्य नहीं रही। अब मुसलमान ब्रिटिश सरकार के न केवल समर्थक बन गए थे, वरन उसके प्रशंसक भी बन गए थे। सर सैयद अहमद ने केवल मुस्लिम समाज का संबंध ब्रिटिश सरकार से सुधारने का प्रयत्न किया, बल्कि उन्होंने अपने समाज के विकास पर भी ध्यान दिया। उन्होंने जो इस्लामी समाज में रूढ़िवादिता आ गई थी, उसकी भी निंदा की, और उन्होंने कहा जिस प्रकार कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में जागृति फैलाने का कार्य किया, उसी तरह से इस्लामी समाज को भी विदेशी शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को अपनाना चाहिए ताकि उनकी तरक्की हो सके। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि निश्चित रूप से जिस तरह से राजा राम मोहन राय को कट्टरपंथी हिंदुओं का या ब्राह्मण समाज का विरोध झेलना पड़ा था, उसी तरीके से सर सैयद अहमद खां को भी जो कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने भी उन्हें अनेक बार धर्म से बहिष्कृत किया था, और यहाँ तक कि उनकी हत्या की भी धमकी दी गई थी, लेकिन वो अपने पथ पर अडिग रहे थे। सर सैयद अहमद खां का ये विश्वास था कि केवल अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान से ही प्रगति संभव है, और इसीलिए इसको आधार बनाकर उन्होंने अनेक संस्थाओं की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों के प्रचार के लिए पायोनियर नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। 1869 में सर सैयद अहमद इंग्लैंड गए, और वहाँ से लौटने के बाद अपने समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए लगातार काम करते रहे थे। सर सैयद अहमद खां ने अपने कौम के लोगों में उदारवादी विचार उत्पन्न करने के लिए अनेक शैक्षणिक सम्मेलनों का, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस का भी आयोजन किया, और उनके कुछ अनुयायी उदारवादी विचारों
का प्रचार करने लगे और इस तरह से भारतीय मुसलमानों में एक नवजीवन का संचार किया था। सर सैयद अहमद के प्रयास जो थे वो सामाजिक और धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मुस्लिम राजनीति को एक नया मोड़ भी दिया था, जो अंततः हिंदू विरोधी बन गई थी और कांग्रेस विरोधी बन गई थी। और इस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो एक तरह से हिंदू संगठन कही जाने लगी थी। लेकिन सर सैयद के जो राजनीतिक आधार थे उनको थोड़ा सा खोजना कठिन था, क्योंकि उनकी बातों में या उनके विचारों में हमें अनेक जगहों पर विरोधाभास दिखाई देता है। मसलन मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूँगा कि 1884 में उन्होंने अपने एक भाषण में बतलाया था कि हिंदू और मुसलमान केवल धर्म के नाम पर अलग अलग हैं, किंतु वे एक देश के निवासी हैं। लेकिन 1888 में उन्होंने बताया कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी कौम हैं और अंग्रेजों के विदा होने के बाद मुस्लिम सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। कभी वो बंगाल के निवासियों की दिल खोलकर तारीफ करते थे और उन्हें हिंदुस्तान के विभिन्न समुदायों का सरताज कहते थे, तो कभी वे दिल खोलकर उतनी ही पुरजोर ढंग से उनकी निंदा भी करते थे। और इस तरह से उनकी बातों में ये जो विरोधाभास था उससे उनके जो राजनीतिक आधार थे या जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको बहुत कड़े और एक निश्चित सांचे में ढाल पाना संभव नहीं था। लेकिन भारतीय कांग्रेस के प्रति सर सैयद की राजनीति को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कांग्रेस ब्रिटिश आधार पर एक प्रतिनिधि सरकार चाहती थी। इसका अर्थ बहुसंख्यक समुदाय का शासन है, लेकिन चूंकि मुसलमान अल्पसंख्यक थे इसलिए प्रशासनिक और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना होने पर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा उनका विचार था। 1883 में उन्होंने अपने एक भाषण में स्थानीय शासन के मामले में भी प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की आलोचना की थी। वे मतदान के सिद्धांतों के भी विरोधी थे। उन्हें भय था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की उपेक्षा करेगा तो उससे जो भारतीय मुस्लिम समाज है वो काफ़ी पिछड़ जाएगा, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। 1884 में सर सैयद अहमद ने एक राष्ट्र के सिद्धांत पर बल दिया था, किंतु जिस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। और इस तरह से अलीगढ़ आंदोलन के जो उद्देश्य और आदर्श प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत थे वो प्रारंभ हुए थे, जिसमें से पहला तो था हिंदू और मुसलमान दो भिन्न राजनीतिक समुदाय हैं जिनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और परस्पर विरोधी हित हैं। साथ ही साथ दूसरा आधार ये था कि प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की स्थापना, भारत प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्च पदों पर नियुक्ति, ये सारी बातें मुसलमानों के हितों के विरुद्ध हैं। इससे तो हिंदू प्रभाव बढ़ेगा और मुसलमानों के लिए अंग्रेजी सरकार से भी अधिक बुरा समय साबित होगा। मुसलमानों को ब्रिटिश प्रभुता का आदर करना चाहिए, क्योंकि इसी में उनके हितों की रक्षा संभव है और वे अपने सरकार विरोधी आंदोलन को इसलिए वो अपने आप को उससे अलग रखें। ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में मुसलमानों का हित संभव है, इसलिए उन्हें अपनी सांस्कृतिक प्रगति में दिलचस्पी लेना चाहिए और यथासंभव अपने को राजनीति से अलग रहें, किंतु वे हिंदू राजनीतिक आंदोलन के विरुद्ध हमेशा खड़े रहें। और इस तरह से सर सैयद अहमद ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी तरह के राजनीतिक आंदोलन या संस्था का प्रादुर्भाव नहीं किया, और यही कारण था कि 1877 में अमीर अली द्वारा स्थापित नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन में सम्मिलित होने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य मिस्टर बेग थे, उनके विचारों से ये बड़े प्रभावित थे, उन पर इनका बड़ा प्रभाव था। तो मिस्टर बेग के ही प्रयासों से अगस्त 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी,
जिसका उद्देश्य इंग्लैंड में कांग्रेस विरोधी विचार का प्रचार करना था। इंग्लैंड में कांग्रेस विरोधी विचार का प्रचार प्रसार करना था। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। बाद में ये एक ऐसी संस्था बन गई थी जिसमें केवल मुसलमान ही रह गए थे, और इस तरह से 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की भी स्थापना की गई थी, जिसके दो बिंदुओं पर जिसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। बिंदु एक था कि अंग्रेजों और भारत सरकार के सामने मुसलमानों के विचारों को रखना, और दूसरा मुसलमानों के बीच राजनीतिक आंदोलनों के प्रचार को रोकना। एक और उद्देश्य इसमें था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का हाथ मजबूत करना और इसके लिए लोगों में सरकार के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना। और इस तरह से इस संगठन के कारण जो दूसरे भारतीय समुदाय थे उनसे मुसलमान लगातार अलग होते चले गए थे। इस तरह से 1898 में सर सैयद अहमद खां के देहांत के बाद भी उनके विचारों को जीवित रखा गया, और जो नवाब मोहसिन उल मुल्क थे वो उनके ही विचारों पर चलते थे और कांग्रेस का विरोध करते थे। बाद में वो हिंदू विरोध में परिणत हो गया था। इसके साथ ही गोवध, उर्दू हिंदी का झगड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता के जो दूसरे बाधक तत्व थे वो बने रहे थे। अलीगढ़ आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को न केवल बनाए रखा बल्कि उसमें वृद्धि भी की। बहुत से लेखकों ने, विशेषकर हिंदू लेखकों ने अलीगढ़ आंदोलन की तीव्र आलोचना की है। उनका कहना है कि इस आंदोलन ने एक्चुअली भारत के विभाजन के बीज बोए थे, लेकिन इस आंदोलन को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास हमको करना चाहिए। खास करके मुसलमानों के नवजागरण के लिए के दृष्टिकोण से ये आंदोलन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदुओं के लिए बंगाल का पुनर्जागरण था या राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया प्रयास था। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में एक नई आशा और नए जीवन का संचार किया। ख़ास करके 1857 के रिवोल्ट के बाद जो हताशा, जो निराशा भारतीय मुसलमानों में घर कर गई थी, सर सैयद अहमद खां ने उसमें एक नई आशा का संचार किया और उनमें एक नई जान फूंकी, एक नया जागरण लाया। और बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो था वो मुस्लिम नवजागरण का और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया था, और अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी संस्कृति आदि